हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज हम सी टेट के हिंदी विषय के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं यानी कि उसके अध्ययन को करेंगे। और ये आपके सामने ओल्ड पेपर है। अगर ओल्ड पेपर का आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो आप सारे आने वाले पेपरों को क्रैक कर देंगे। तो इसलिए हम ओल्ड पेपर को करा रहे हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कॉन्सेप्ट मिल पाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि 91 से 96 तक है कविता। और कविता का मतलब क्या है, आपको कुछ पंक्तियां दी जाएंगी और उनमें से क्वेश्चन पूछाएंगे। और एक गलती जो स्टूडेंट करते हैं, कविता और पैसेज को बेचारे पढ़ने लग जाते हैं और वो कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। तो कभी भी आपको ये ध्यान रखना है कि कविता के पैसेज नहीं पढ़ने हैं। सीधे हम चलेंगे क्वेश्चन पर। 91 क्वेश्चन क्या कह रहा है, काव्य में किस जनता की ओर संकेत किया गया है। भाई संकेत किया गया है जो क्या करते हैं, खेतों में, खलिहानों में, कारखानों में काम करते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है, समय के रथ का घगरन नाद सुनाई देती है। यानी कि इस तरह से पंक्ति के बारे में पूछा गया तो वही इसका क्या, अब समय बदल रहा है। यानी कि एक तरह से समय बदलने की आवाज़ को बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 93 कहते हैं, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। पंक्ति का भाव क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है राजा यानी कि राजतंत्र में विरुद्ध लोकतंत्र का स्वागत। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, सामान्य जनता ने अब तक बहुत कष्ट सहे हैं। इस भाव को व्यक्त करने के वाली पंक्ति कौन सी है, जनता है मट्टी की अबोध मूर्ति वही। यानी कि ऑप्शन नंबर 3। देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखना, पोयम ठीक है और पैसेज दोनों बदलते रहेंगे, इसलिए हम इतनी आसानी से उसको छोड़ भी नहीं सकते और ले भी नहीं सकते। अगर हम ओल्ड पेपर करेंगे तो आपको ये व्यू दिया जाता है कि आपकी जो पंक्तियां हैं यानी कि जो कहानी आई है यानी कि पैसेज आया है या पोयम आया है वो किस तरह के आए। और आपने ट्रेंड देखा होगा, वो आते हैं जनरल, या फिर आपने जो सीबीएसई बुक पढ़ी है उनमें से आते हैं। तो वो क्यों आते हैं, क्योंकि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ उससे अवगत कराना है, यानी कि उन्हें एक तरह से हर्ट नहीं करना है। हर्ट कहाँ करा जाता है, पैडागोजी में। जो पैडागोजी पढ़ता है वही पैडागोजी को समझ पाता है। क्वेश्चन नंबर 97 क्या है, सांप किसकी ओर संकेत कर रहा है, तो वो है शोषकों की ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला। चलिए यहाँ से आपके देखिए 96 कह रहा है, सुगम बुग सुगबुगा उठा का अर्थ क्या है, सुगबुगा उठा का अर्थ है अपने हक के लिए एक तरह से प्रयत्नशील होना। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 97 से 111 तक ये क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इस क्वेश्चनों को समझना भी इम्पोर्टेंट है। देखिए पोएम और पैसेज के क्वेश्चन तो हर बार बदलते रहते हैं, वो हमें करने होते हैं, यानी कि जिससे आपका पेपर एक कंप्लीट हो। और यहाँ से हमारे कॉन्सेप्ट शुरू होते हैं और इसे हमें समझना इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोत्तम उद्देश्य, भाई सर्वोत्तम उद्देश्य है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। यानी कि आपको भाषा का कब उतार चढ़ाव, कब अच्छी तरह से, ये सब चीज़ें कब आती हैं, जब हम भाषा को अच्छी तरह से प्रयोग करना जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेख द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सा शहद है, तो वो है सुने देखे और पढ़ी घटनाओं को अपने शब्दों में लिखने की। भाई जहाँ पर भी आपसे क्वेश्चन में मिले अपने शब्दों में लिखने की बात है तो हिंदी भाषा का वही आंसर होगा, याद रखना, कभी मत भूलना। एक क्वेश्चन का आंसर आपको मैं आज बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, भाषा के संदर्भ में स्कूल जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण डैश और डैश और डैश बोध के विकास के लिए करता है। तो भाई
संदर्भ बोध, साहित्य बोध और सामाजिक राजनीतिक बोध, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य डैश में सहायक होता है, तो वो होता है भाषा की नियमित बोध, प्रकृति को समझने और उसको विश्लेषण करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है? उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती? भाई नहीं हो सकती, पहले नहीं पे लगा लेंगे। और यहाँ पर अटपटा सा कोई आंसर है? हाँ देखिए, मुहावरों का अर्थ लिखने का और वाक्य बनाना, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला। सीधे सीधे नेगेटिव क्वेश्चन में अटपटा आंसर ढूंढ लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का सर्वाधिक उचित विधि कौन सी है? तो वो है आगमन विधि। आगमन और निगमन का याद रखना, आगमन और निगमन। आगमन का मतलब क्या होता है? सर्वाधिक उचित विधि, यानी कि व्याकरण में आएगी आगमन विधि, और नॉर्मल क्या आएगी? निगमन विधि। आगमन में और निगमन में क्या डिफरेंस है? एक में समस्या का हमें पता रहता है और उसका सोल्यूशन निकालना है, और एक में नहीं पता होता। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। बच्चों के भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करती है, तो वो किस पर निर्भर करते हैं? समृद्ध भाषा परिवेश पर, यानी कि समृद्ध भाषा परिवेश जहाँ आपको दिखाई दे जाए आंसर लगा देना, सीधे सीधे एक शॉर्ट ट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा समाचार पत्र के छपे किसी खबर, लेख या कहानी कई बातों को थक समझ सके, यानी कि उसका अर्थ साथ उसको पूरा समझ सके। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की डैश सीखने भी है, क्योंकि भाषा किसी भी अभिन्न हिस्सा है, तो क्या होता है? संस्कृति और संस्कृति, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य और चयन करते समय आपके लिए जानना सर्वाधिक उचित है, वो है बच्चों के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और भाषा प्रयोग की क्षमता, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों के डैश वह स्वाभाविक एवं डैश प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करती है, तो वो क्या होते हैं? स्वतंत्र, मौखिक और लिखित, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। हमारे अनुभव को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस शैक्षणिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में क्या होता है? बच्चों के विभिन्न संदर्भों में अनुभव करने का, विभिन्न अनुभव के स्वरूप को जोड़ने का अवसर दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 मुदिता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा की पढ़ाती है। केवल कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे? तो ये है, कविता एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता, यानी कि उसमें उतार चढ़ाव होते हैं, तो इसलिए उसके हिसाब से कविता को पढ़ाना चाहिए। भाई आपने देखी, कोई हास्यात्मक कविता होगी, कोई वीर रस की कविता होगी, कोई देशभक्ति कविता होगी, तो उस हिसाब से हमें हिंदी या इंग्लिश में बॉडी लैंग्वेज को चेंज करना पड़ता है। दूर देश से आई चिड़िया, चिड़िया चहकती जाती है, हमको लेती जाती है कहाँ पर? ये यानी कि आपको उसी हिसाब से चीज़ों को लेकर चलना होगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। 110 क्या कह रहा है? हिंदी भाषा के आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में यह बताता है। क्या बताता है? वो बताता है क्रम उनके प्रगति किस प्रकार हो रही है, यानी कि प्रगति का जो रिपोर्ट कार्ड है वो है पोर्टफोलियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 क्या कह रहा है? किस साहित्यिक विधि को पढ़ते समय आप स्वर पाठ का अनिवार्य बल देंगे? तो वो है एकांकी, यानी कि एकांकी में ये सब चीज़ें होती हैं। चलिए आगे चलते हैं।
ये आपके सामने 112 से 120 तक के ये पैसेज दिया गया है। पैसेज आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए, पर पैसेज कभी भी गलती मत करना पहले पढ़ने की। अगर आप क्वेश्चनों में अटकते हैं तभी पढ़ना पैसेज। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं, कैसी प्रवृत्ति नकारात्मक होती है? तो भाई सीधे सीधे बात है, जिन्हें अहम और हित की भावना होती है तो वो नकारात्मक होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं, कौन से कार्य हीन यानी कि सॉरी हानि की ओर ले जाते हैं? तो भाई कौन से कार्य हो जाते हैं हीन भावना पैदा करते हैं? एक तरह से वो होते हैं अपनी पसंद नापसंद के आधार पर किए गए, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं, इस गद्यांश में किस प्रकार के कार्य सार्थक किए गए हैं? तो वो क्या होगा? जो बुद्धि एवं विवेक शक्ति के आधार पर किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इस गद्यांश में किन्हें शूद्र कहा गया है? शूद्र कहा गया है तो वो है रुचि अरुचि, यानी कि शत्रु किसे कहा गया है? रुचि अरुचि की बात करिए। देखिए शत्रु को क्या कहते हैं आज के टाइम पे शत्रु को एक तरह से नीच तरह से माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि वो हमारे बारे में गलत सोचता रहता है, और गलत सोचने वाले को नीच कहा जाता है या शूद्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? भाई गलत धारणा है समाज में। भाई हर चीज़ अगर नेगेटिविटी में लेके चलेंगे तो गलत ही होगा। शूद्र क्या प्राणी नहीं होते या कुछ प्राणी नहीं होते? सबको सब जीने का अधिकार है, यानी कि चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 कहता है, लेखक ने इन शत्रुओं से निपटने का क्या मार्ग सुझाया है? तो भाई सीधे सीधे बात यह है, इसका आंसर हो जाएगा, चलिए आगे चलते हैं, विश्लेषण करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं, नकारात्मक का विलोम क्या होगा? नकारात्मक का विलोम होगा सकारात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं, वो तो हर समय अपनी हानि में हास्य करने पर ही तुला रहता है। तो वे क्या है? वे क्या है? एक तरह से सर्वनाम है, वो क्या है? पसंद व नापसंद के लिए, यानी कि पसंद और यहाँ क्या आ जाएगा? नापसंद के लिए। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 क्या है? किस शब्द में ना उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जा सकता? ना और उपसर्ग क्या है? उपसर्ग मतलब क्या होता है? उप मतलब पहले लगने वाला, प्र मतलब बाद में लगने वाला, पढ़ते हैं। तो उपसर्ग क्या है? हाजिर, यानी कि ना हाजिर नहीं लग सकता, ना पसंद हो सकता है, ना कबिल हो सकता है, ना वाकिफ हो सकता है, तो ना हाजिर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 120 लिखते हैं। 120 क्या है? विश्लेषण का विलोम क्या है? वो है शार्प शेप, यानी कि संक्षेप, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा। 120 का क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया है। तो यानी कि हमने जो हिंदी के सेक्शन का कवर किया है, इसमें आपको क्या करना है? पोएम और पैसेज आपके हाथ में है। जब आपका पैसेज और पोएम आएगा, वो जनरल आएगा, उसके लिए डरिए मत, या फिर एनसीईआरटी की किताब में से आएगा, उसके लिए आपको पैसेज में समझ में आ जाएगा। भाई जनरल पेपर आए, हमें कौन सा करना है? हमें करना आता है पेडागोजी, कॉन्सेप्ट को समझने होते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ ली तो आपने आधी सीटेट को पास कर लिया, यानी कि 150 में से 75 नंबर के कॉन्सेप्ट बेस, यानी 75 से 80 नंबर कॉन्सेप्ट आएगा। और 80 जहाँ क्वेश्चन हुए तो एक, यानी कि बाकी कितने बचे भाई? एक कितने बचे? सीधे सीधे 60 और 70 क्वेश्चन बचे। और 70 क्वेश्चन में अगर तुक्का लगाने बैठो, अगर सबके बी भी लगा दोगे ना, तब भी आपके 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। पर ये कॉन्सेप्ट आपका 80 वाला सही होना चाहिए, ठीक है? तो इसलिए मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट को पढ़िए, ओल्ड पेपर को ले लीजिए। ओल्ड पेपर अगर आपने करे नहीं, और वहाँ जाकर आप ओल्ड पेपरों का मैथ समझेंगे, जब आप पेपर दोबारा तैयारी करेंगे और फिर आपको ओल्ड पेपर पढ़ने पड़ेंगे, तब आप समझेंगे ओल्ड पेपरों का मैथ। अभी आप ओल्ड पेपरों का मैथ नहीं समझ रहे हैं। ओल्ड पेपर को करने का महत्व यही होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को समझ लें। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी और वीडियो को अच्छी लगी होगी। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए, और केवीएस की तैयारी शुरू हो गई, केवीएस की जाकर वीडियो देख लीजिए। जो आपके केवीएस के फ्रेंड्स हैं, यानी कि जिनका सीटेट क्लियर है,
या फिर आप पीजीटी की तैयारी करें तो केवीएस की एसएसटी और पीजीटी की तैयारी शुरू हो गई, जाकर उसे भी देख सकते हैं। थैंक यू।